हम्म। नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 1 करोड़ जो उज्ज्वला गैस कनेक्शन जो सब्सिडी पे दिए जा रहे हैं उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। साथ ही साथ लोगों को भी धन्यवाद दिया है। इसके साथ ही रमजान और होली को लेकर के उन्होंने बोला है कि सभी को निर्देशित किया गया है कि कानून व्यवस्था कायम रहे। क्या कुछ कहा है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने, आपको सुनाते हैं। उज्ज्वला गैस योजना के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक लोगों को सब्सिडी गैस कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं। मैं सबको बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। होली से पहले कई मस्जिदों मज़ारों को ढका जा रहा है। देखिए, होली और रमजान दोनों त्योहारों को हम सौहार्द आपसी भाईचारे के साथ मनाने के निर्देश दिए गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर को हम मेंटेन करें। डिप्टी सीएम को आपने सुना। और इसके साथ ही राजधानी लखनऊ में भी तमाम कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। रमजान और होली को देखते हुए डीसीपी सेंट्रल रवीना त्यागी ने फ्लैग मार्च निकाला है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं राजधानी लखनऊ से और क्या कुछ कहा उन्होंने, वो आपको सुनाते हैं। आगामी त्योहार को लेकर आज पैदल गश्त की जा रही है। तमाम व्यापारियों से संवाद किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग अभी अमीनाबाद थाना क्षेत्र में हैं। अमीनाबाद कैसरबाग क्षेत्र में बड़े हर्षोल्लास के साथ जो है होली का त्यौहार मनाया जाता है। इसको लेकर के सुरक्षा के तमाम प्रबंध जो हैं वो कर लिए गए हैं। यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, जो आयोजक गण हैं, उनके साथ आज भ्रमण करके जो बारीकियां हैं उसको देखा जा रहा है। समय रहते संबंधित विभागों के माध्यम से जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करवाया जा रहा है। यहाँ पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में पूरा का पूरा त्यौहार मनाया जाए, उसके लिए पीएसी का डिप्लॉयमेंट यहाँ पर रहेगा। इसके साथ ही हम लोग लगातार ड्रोन, सीसीटीवी कैमरा आदि के माध्यम से भी निगरानी बरत के रखेंगे और जो भी शरारती तत्व हैं जो कि माहौल बिगाड़ने का प्रयास करेंगे उनको चिन्हीकरण अभी से किया जा रहा है और किसी भी तरीके से कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। मैम, होली के दिन जुमा होगा, ऐसे में लोगों से क्या अपील करेंगी? देखिए, इसमें तमाम जो धर्मगुरु हैं उनकी तरफ से एडवाइजरी भी जारी करी गई है। उसी का हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं और किसी भी तरह कोई समस्या ना आने पाए उसके लिए हम व्यापक प्रबंध जो हैं वो पहले से हमने करे हुए हैं। होली का त्यौहार भी ठीक से मने और किसी भी समुदाय को कोई समस्या ना आने पाए उसके लिए हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे सभी लोगों से कि पुलिस का सहयोग करें और कोई भी चीज़ जो हो उसको तत्काल पुलिस के संज्ञान में लेकर के। सबसे बड़ी बात है कि होली का त्योहार और जो रमजान के महीने में जुमे की नमाज है वो एक दिन पड़ रही है। ऐसे में तमाम ऐसी बातें निकल करके आ रही है और तमाम बयान भी निकल करके आए, जिसके बाद लोगों के बीच में जो बातें कही जा रही है कि कहीं ना कहीं भाईचारे वाली जो स्थिति है कहीं ना कहीं उसमें कोई दिक्कत पैदा ना हो, इसी के लिए तमाम जो पुलिस बल है वो मुस्तैद है और किसी भी कठिनाई से किसी भी दिक्कत से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। हमारे साथ सिद्धार्थ नगर से ब्रजेश पांडे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ब्रजेश के पास चलते हैं। कौन सी बड़ी खबर है सिद्धार्थ नगर से? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा सर कि जिस तरीके से एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार लगातार हर ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवाती है और जो सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो घर की बहू बेटियां हों उनको शौच के लिए बाहर ना जाना पड़े, इसलिए लाखों रुपए खर्च करके सरकार जो है पैसा खर्च करती है, वहाँ केयर टेकर की नियुक्ति भी करती है जहाँ साफ सफाई समय से होता रहे। लेकिन ये जो है भनवापुर विकास खंड का ग्राम पंचायत जीना हमीरपुर है, जहाँ इसके पहले भी आईबीसी की टीम के द्वारा वहाँ का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कमियां पाई गई और कमियां पाई जाने के बाद खबरें भी चली, जिसको लेकर के वीडियो के द्वारा जो है जो खंड विकास अधिकारी भनवापुर आलोक दत्त उपाध्याय है, वीडियो पंचायत को जो है नामित किया है जांच के लिए। अब देखिए जांच में क्या सामने निकल करके आता है, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि पूरी जिला ओडीएफ है, पूरा सिद्धार्थनगर जिला ओडीएफ है। हर ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण होता है, लोगों को शौच के लिए वहां जाना होता है, लेकिन इसके बावजूद भी आज भी वहां की स्थिति काफी दयनीय दिखाई देती नजर आ रही है। ब्रजेश जी, जांच तो चलती रहेगी। पहले भी खबर दिखाई गई थी और उसके बाद भी स्थिति जज की 10 बनी। जांच का मतलब क्या? जांच करा के करेंगे क्या? जब जांच से किसी को आज आएगी ही नहीं तो जांच के क्या मायने मतलब है? क्या करेंगे जांच करा करके? बिल्कुल यही तो समझ में नहीं आ रहा है, या तो भाई विभागीय अधिकारियों को उसमें लिपापोती हो रहा है
या फिर जो है वहाँ ग्राम प्रधान को बचाया जा रहा है। ये सबसे बड़ी विडंबना है, जहाँ तक कि माना जाए कि बार-बार समय-समय के अनुसार चाहे सीडीओ हो या जिलाधिकारी हो, समय-समय पर जो है बैठकें भी होती हैं कि ग्राम पंचायतों को जो सामुदायिक शौचालय है, उसकी व्यवस्था सही हो। लेकिन इसके बावजूद भी स्थिति वहाँ बदहाल है। लोगों को शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है। जो सरकार की मंशा है उसको लगातार फेल किया जा रहा है। विजय जी, स्वच्छ भारत अभियान का जो सपना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसको लेकर के तमाम हर घर शौचालय की शुरुआत हुई और तमाम ऐसी व्यवस्थाएं सरकार बना रही, किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो वहाँ के लोगों को। लेकिन जिस तरीके से अपनों को बचाने के लिए ये ऐसी मजबूरी क्यों आती है कि लोग बचाने पे जुट जाते हैं? जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। लगातार आप जांच करते जा रहे हैं, जांच भी नहीं है। क्यों बचाना है भाई? देखिए, जाँच तो सिर्फ़ जो है जहाँ तक समझ में आ रहा है एक दिखावा है, क्योंकि उसमें ग्राम प्रधान को भी बचाना है। अगर वास्तविक जाँच अगर हो जाए, तो लगभग काफ़ी गाँव ऐसे हो जाएँगे जहाँ आज भी सामुदायिक शौचालय में ताला लटका हुआ है, सरकार के द्वारा लाखों रुपए निकाल लिए गए और सामुदायिक शौचालय अभी भी बना है। लेकिन अगर कागज़ों में देखा जाए तो एक बात सिद्धार्थनगर जिला ओडीएफ हो गया। ब्रिजेश जी, आपने क्या जिलाधिकारी से पूरे मसले पर बातचीत करने की कोशिश की, उनका पक्ष जानने का प्रयास किया, कुछ उन्होंने कहा और उनसे आपने जानने के लिए कई ऐसी जांचें होती है, लेकिन जांच आता नहीं है। तो इस जांचों का मतलब क्या है? जी, यही तो सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि आखिर में तो जाँच होता है, कागज़ों में जाँच होता है, जाँच होने के बाद पता लगता है जाँच चल रहा है और वहाँ कुछ होता नहीं है। एक बार इस पूरे मसले पर जिलाधिकारी से बात कीजिएगा और पूछिएगा कि आखिरकार ये जांच होती रहेगी और जांच का मायने मतलब क्या? पूरा गट्ठर बनाना है क्या? पूरा कमरा तब्दील कर देनी है कि खाली के लिए वहाँ पे गट्ठर बना रहे हैं, गट्ठर बना रहे हैं, पूरे को जो ठंडे बस्ती में जांच चली जाए, कमरे में पड़ी रहे, फाइलें पड़ी रहे। आप जरूर पूछिएगा उनसे और जानने का प्रयास कीजिएगा कि आखिरकार इस पूरे मामले पर आप क्या करेंगे, कौन सी कार्रवाई करेंगे? जी, बिल्कुल, वो तो जिलाधिकारी महोदय से इस चीज़ को लेकर के उनसे ज़रूर बाइट लिया जाएगा कि आखिर में अभी तक ऐसा हुआ क्यों? अगर ग्राम प्रधान के द्वारा इस तरीके का अगर लापरवाही है, तो जो मुख्य रूप से एडीओ पंचायत को जो ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, खंड विकास अधिकारी के द्वारा बताया गया है कि मंडे को एडीओ पंचायत जाँच करेंगे और जाँच में जो भी सही पाया जाएगा, अगर सही है तो ग्राम प्रधान के ऊपर जो है कार्रवाई होगी। सिर्फ देखना ये होगा कि कार्रवाई होगी या सिर्फ जो है कागज़ों में सिमट कर रह जाएगी। बिल्कुल ब्रजेश, ये देख रहे वाली बातों लेकिन उनका पक्ष जरूर आप लीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इंद्रवीर हमारे साथ जुड़े हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली की? Akhand, actually your voice echo mode, so please change your voice. Your voice अब आप सही आएगी। वो सिद्धार्थनगर से जो ब्रजेश जी जुड़े थे उनकी तरफ से दिक्कत थी, अब सही आएगी। आप बताइए। हाँ, अभी सही आ रही है जी, थैंक यू सो मच। अखंड, सबसे बड़ी बात बता दूं, हमारे पास एक तस्वीर है और मैं हमेशा एक तस्वीर के साथ सोचता हूं कि करूं, क्योंकि तथ्य का होना खबरों पे बहुत जरूरी होता है। तो मेरी हमेशा खबर पे तथ्य होता है और उस तथ्य के साथ बात करते हैं। एक तथ्य हमारे साथ, एक वीडियो है, हम चाहेंगे वो वीडियो आप भी एक बार देख लीजिए कि वीडियो है क्या और एग्जैक्टली हुआ क्या। अभी तक तो हम ऐसी खबरें देखते थे कि कहाँ रहते हो? यही रहता हूँ। यहाँ कहाँ? रामनपुर। क्या हुआ है आज? 7 दिन जो लड़का दिखाएगा वो लड़का आया नहीं, दूसरा आया है। कौन लेके आया है? ये जो अगुआ थे वो लेके आए। कहाँ शादी कर है बहन की आपको? पानीपत। पानीपत में कहाँ? हरियाणा। हरियाणा में। तो अब क्या समस्या है? समस्या लड़का जो है दूसरा आया है, इसलिए शादी नहीं की। अच्छा, पुलिस बुलाए? जी। अखंड, तस्वीर और जुबान बहुत कुछ बयां कर रही है। और जिस तरीके से अभी तक तो हमने एक स्टोरी सुनी थी और देखी थी, आईबीसी पे भी चली और कई सोशल मीडिया पे और कई बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर खबर आई, लुटेरी दुल्हन जो कई लोगों से शादी करती थी और उसके बाद फ्रॉड का सामने आया, पकड़ी गई, कई उसका बड़े पैमाने पर गिरोह रहा। वैसे ही आज ये एक नया मामला रात को बीती रात जो है सामने आया है। बात करें अगर तो पूरा थाना मिल एरिया क्षेत्र के अंतर्गत ये पूरा मामला है और डिगिया चौकी पड़ती है। वो डिगिया चौकी के अंदर एक गांव है राघनपुर गांव, वहां पे बारात आती है पानीपत, 900 किलोमीटर दूर से बारात आती है। जो शादी कराने वाला मीडिएटर होता है वो भी रायबरेली जिले के डी थाना क्षेत्र के अंतर्गत है, वो भी आते हैं और वहां पे जब ये
शादी का प्रस्ताव लेकर जाते, शादी बाकायदे जो है तय होती है और तय डेट पे बारात आती है। बारात जो आती है, जब लॉन्ग डिस्टेंस से बारात आती है तो उसमें लॉन्ग डिस्टेंस में जब बारात आती है तो बहुत रेयर केस में हमारे जो चुनिंदा मेहमान या चुनिंदा हमारे जो अपने फ्रेंड होते हैं वो उन्हीं को हम लेकर प्रेफर करते हैं, क्योंकि बहुत तो 900 किलोमीटर की बारात आई, उस बारात में लगभग 5 से 7 लाख पहुंचे और 5 से 7 लोग पहुंचते हैं। और जब उनका आवभगत होती है, उनकी जब स्वागत होती है, तो स्वागत के साथ साथ जब पता चलता है कि जो दूल्हा होता है वो दूल्हा नहीं है जिसको दिखा करके जो है शादी तय हुई थी, वो दूल्हा कोई और होता है, चेंज हो जाता है। और उसके साथ साथ जब ये वहां पे लोकल प्रधान राजीव सिंह है, जब वो उनके तक, क्योंकि एक जनता के कोऑर्डिनेटर हैं वो, तो जब लोग उनको इन्फॉर्म करते हैं तो वहां पे जब लोग सूचना मिलती है तो वो भी वहां पहुंचते हैं। और पहुंचने के साथ साथ बड़ी पैमाने पर जब ये जांच पड़ताल की जाती है तो वहां से पता चलता है कि ये वो लड़का नहीं है जो लड़का होना चाहिए। तो वास्तविकता वो मीडिएटर जो होते हैं, मीडिएटर और उनकी वाइफ वो भी मौजूद होते हैं उस शादी में, उनसे पूछताछ होती है और मौके पर पुलिस भी आती है और कई लोगों को ले भी जाती है वहां पे चौकी और थाने। और अगर आज बात करें कानूनी प्रक्रिया, तो कानूनी प्रक्रिया में अभी तक किसी तरीके की जो है कोई एप्लीकेशन घर वालों ने या उसमें अभी तक, जब तक खबर प्रकाशित हो रही है IBC 24 पे, जब लाइव कर रहा हूं, तब तक कोई एप्लीकेशन नहीं दिया गया है। और फिलहाल अगर बात करें तो ये एक जाल शादी का मामला नजर आ रहा है सामने। लेकिन जब लोकल प्रधान से भी IBC की टीम ने बात करी तो प्रधान जी ने पूरा मामला बताया और पुलिस प्रशासन से विभाग पुलिस प्रशासन ने कहा पर जैसे ही कोई एप्लीकेशन आता है उसी के आधार पर, एप्लीकेशन के आधार पर, जो एप्लीकेशन आएगा उसके आधार पर रायबली पुलिस अपना काम करेगी। और साथ ही साथ, लेकिन जिस तरीके से ये मामला धोखे में रखकर ब्लफ किया गया कि दिखाया कुछ और, बेचा कुछ और, मिला कुछ और, तो जब दूल्हे से भी वहां पे जो मीडिया रात में मीडिया कर्मी पहुंचे, उन्होंने जब उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि जो मीडिएटर थे उन्होंने मुझे जो है मुझसे 30,000 रुपए लिए कि आपको शादी करनी है, और वो 40 ईयर ओल्ड है। और वहां पे गए और जब उस तरीके से पूरा मामला निकल के आया तो उन्होंने कहा कि हमसे 30,000 रुपए लिए हैं और कहा कि आपकी शादी करा देंगे। तो ये अटेंडेंस, और अगर सूत्रों की माने तो जब मीडिएटर जो शादी कराने वाले हैं उनसे जब मीडिया कर्मी ने या जो सूत्र है हमारे उन्होंने बात करी तो उनका कहना था जिस लड़के के साथ शादी तय हुई थी वो लड़के का एक्सीडेंट हुआ और सी इज नो मोर, तो अभी वो इस दुनिया में नहीं है। तो हमने अटेंडम में आनंद फानंद में ये जो है लड़के की व्यवस्था करी। तो इस व्यवस्था करने वाले सिस्टम को ये भी किया देखा जा सकता है कि ये व्यवस्था आपने सिर्फ यही करी या इससे पहले भी व्यवस्थाएं आपने ऐसी करी हुई है ना। तो ये बड़ा सवाल है अखंड, एक गिरोह भी हो सकता है इसके पीछे। और जिस तरीके से ये मामला प्रकाश में आया है, अगर शायद बहुत दूर अगर नहीं आता प्रकाश में, किसी तरीके से प्रकाश में नहीं आता, तो उस लड़की के साथ शायद एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, या एक उसके साथ में कहीं बात करें तो उसके साथ कोई और भी कहीं और ले जाके कुछ और कर सकते थे। ऐसे कई ट्रैफिकिंग, ऐसे कई ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बातें और कई ऐसी चीजें निकल के सामने आई हैं मीडिया के साथ। ये पहले ऐसी कोई खबर नहीं होगी कि दिखाया कुछ और हुआ कुछ और। तो ये पूरा प्रकरण सामने आया, लेकिन रायबरेली पुलिस इसमें संजीदा है। पुलिस का कहना है हमारे पास जैसे ही तहरीर मिलती है उस तहरीर के आधार पर रायबरेली पुलिस अपना काम करेगी। लेकिन जो मीडिएटर है और जो दूल्हा है और जो दूल्हे के साथ शादी हुई थी वो अभी अकॉर्डिंग टू सूत्र पता चला कि वो अभी इस दुनिया में नहीं है। तो ये पूरा नया मामला और बड़ा मामला है ये। जी अखंड। बिल्कुल इंद्रवीर, यही सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले तो उस पिता को एक दाद देनी पड़ेगी कि उसने जैसे ही देखा कि इस तरीके की स्थिति है, इस तरीके की गुमराह करके लोगों को धोखे में रख करके शादी करने की स्थिति, तो उसने सबसे पहले फैसला लिया कि हम इस युवक से शादी नहीं करेंगे। बहुत बधाई के पात्र हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि अपनी लाज लज्जा में या समाज के चक्कर में कहते हैं कि क्या होगा, बड़ा लड़का तो आ ही गया, शादी कर लो। और शायद यही इसी का फायदा उठाते हैं जो इस तरीके के मीडिएटर्स होते हैं। शुद्ध शब्दों में इनके लिए एक शब्द है लेकिन यहाँ पर हम नहीं बोल सकते उनके लिए, लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस को भी जांच करनी चाहिए कि क्या आखिरकार, क्योंकि आपने बहुत बड़ा एक मुद्दा उठाया है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इस तरीके से तमाम ऐसी जगह है जहां पर लोग लड़कियों को ले जाकर के सेल आउट कर देते हैं और इस तरीके से धोखे में रख करके उसके परिवार की शादी करें। अगर लड़का नहीं था, अगर उस दुनिया में नहीं रहा लड़का, उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो क्या लड़की के पिताजी को नहीं बताना चाहिए था? क्या आप डायरेक्ट किसी लड़के को उसकी जगह पर लेकर के चले आए? तो उसकी मंशा तो आपकी भी साफ नहीं है कि आपने गुमराह करना चाह रहे थे, आप धोखे में रख के शादी करना चाह रहे थे। अगर पिता को इस बारे में जानकारी नहीं होती तो आप तो शादी हो गई होती, तब क्या कर पाते आप? बिल्कुल बिल्कुल देखिए एक बार सवाल बिल्कुल सही है। और जो आप बताइए इंद्रवीर।
आपका सवाल बिल्कुल सही है और जिस तरीके से ये घटना हुई है इससे मैं बता दूं आपको कि हम लोग वहां पे बात हुई और जो वहां के जनप्रतिनिधि राजीव जायसवाल प्रधान है, उनका कहना है कि ये परिवार इतना सक्षम नहीं है कि शायद ये अपने परिवार की सक्षम तरीके से जिस जमाने में, आज के जमाने में जिस तरीके शादी होती है उस तरीके से शादी कर पाए, ये उतना सक्षम परिवार नहीं है। लेकिन आपने कहा एक बड़ी बात कि मैं उस पिता की को धन्यवाद देता हूं कि उसने आनंद फानन में कितना भी खर्चा किया हो, कितना भी उसका नुकसान हुआ हो, लेकिन उसने अपनी बेटी को किसी ऐसे हाथों में नहीं जाने दिया जहां से उसका कोई नुकसान हो सके। जी, और ये बड़ी बात है। बिल्कुल इंद्रवीर, और बहुत बड़ी बात है, और ये एक मैसेज है उन तमाम पिताओं के लिए, तमाम लोगों के लिए जो इस तरीके से धोखे में रह करके, और देखिए लोक लाज समाज के लिए होती है। अगर समाज को भी समझना चाहिए कि अगर इस तरीके के साथ आपके साथ धोखाधड़ी हो रही है तो आपको उनका सहयोग करना चाहिए। और इस मामले में एक बार इंद्रवीर आप भी जरूर, क्योंकि आप एसपी साहब से एक बार बात करिएगा और पूछिएगा कि देखिए अगर लिखित कार्रवाई नहीं कर पाते, क्योंकि सक्षम, जैसा आपने बताया, परिवार सक्षम नहीं है, तो ऐसा जरूर है पुलिस स्वतः संज्ञान लेते हुए एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश हो सकता है, क्योंकि ऐसे तमाम गिरोह हैं इस वक्त एक्टिव है, और ऐसा करके वो किसी के परिवार के साथ धोखा करते हैं, बल्कि लोगों को जिंदगी बनाने की जगह लोगों की जिंदगी तबाह करते हैं। तो जरूर बात कीजिएगा, वहाँ के एसपी अच्छे हैं और काम भी कर रहे हैं, तो अपनी तरफ से वो क्या कुछ कर सकते हैं इस पूरे मामले में, इसको जरूर उन तक पहुंचाइएगा और बात करिएगा कि आखिरकार कैसे इस पूरे समस्या का समाधान हो सकता है, कैसे इस गिरोह का पर्दाफाश हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है प्रतापगढ़ से आज की? बिल्कुल अखंड, पहले हम बता दें कि राजघरानों की बात चल रही है तो राजघरानों से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखिए 2 दिन से लगातार सिर्फ राजघरानों की चर्चाएं चल रही हैं और सुर्खियां इस समय राजघराने ही बटोर रहे हैं। तो बात करते हैं रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया को लेकर के। जिस तरीके से उनकी धर्मपत्नी ने, भावनी सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था, अब उनके भावनी सिंह की बेटी राजेश्वरी सिंह वो अब अपनी मां के पक्ष में उतर आई हैं और खास तौर पे उन्होंने अक्षय प्रताप सिंह को लेकर के निशाना साधा है। उन्होंने एक्स हैंडल पे पोस्ट करते हुए लिखा कि आप मेरे ननिहाल को, मेरी नानी को बदनाम ना करें, कि आप लोग क्या करते हैं क्या हमको नहीं पता। तो देखिए मैं ज्ञानेंद्र के पास से फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, नेटवर्क कुछ इशू है। अवनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, कानपुर से कौन सी बड़ी खबर है अवनीश, कानपुर से आज की? अखंड, होली का त्योहार आ गया। होली के त्योहार को लेकर के लगातार जो पुलिस है वो अलर्ट मोड पर है। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने 4 जोन में पूरे शहर को बांटा हुआ है, संवेदनशील और सामान्य इस तरीके से 3-4 श्रेणियां, जिनमें उसने जो है कहीं ना कहीं पूरे जो 4 जोनों में इस पूरे कानपुर को बांट दिया है और उसी हिसाब से पूरे शहर में पुलिस को भी जो ड्यूटी है उसको भी लगा दिया गया है, क्योंकि किसी तरीके का कोई भी अगर व्यक्ति हुड़दंग करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश साफ तौर पर दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से होली के समय पे शराब की बिक्री होती है और शराब की बिक्री के साथ साथ कहीं ना कहीं जो हुड़दंगी लोग होते हैं वो उस शराब पी करके कहीं ना कहीं हुड़दंग करते नजर आते हैं, तो सबसे जो बड़ा जो महत्वपूर्ण कदम जो पुलिस ने उठाया है कि ऐसे सभी लोगों को चिन्हित किया गया है जो इस तरीके के पहले भी मामले में कहीं ना कहीं पकड़े गए। उनको कमर कसने के लिए, उनको नकेल लगाने के लिए पुलिस लगातार उनके खिलाफ में कार्रवाइयां भी कर रही है और उनको हिदायत दी गई है कि अगर किसी तरीके से वो इस तरीके के कार्य में वो फंसेंगे तो उनके खिलाफ में ऐसी कार्रवाई की जाएगी जिसमें कहीं ना कहीं उनको काफी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसको लेकर के क्योंकि कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में काफी मात्रा में पुलिस बल है, तो ऐसे सभी जोनों में जहाँ पर मिश्रित आबादी है, जहाँ पर मुस्लिम आबादी और हिंदू आबादी भी अधिक है, वहाँ पर पुलिस बल ज्यादा मौजूद रहेगा और ये देखा जाएगा कि किसी तरीके से, क्योंकि उस दिन जैसा कि आप भी बता रहे थे कि उस दिन एक साथ जो मुस्लिम समुदाय का भी त्योहार है और कहीं ना कहीं हिंदू समुदाय का भी त्योहार है, तो किसी तरीके की कोई हानि या जनहानि या किसी तरीके का कोई हुड़दंग ना हो, उसको लेकर के पुलिस पूरी तरीके से अपनी कमर कस चुकी है। अगर दूसरी खबर, एक अच्छी खबर ये है कि लगातार मैं जिलाधिकारी की बात करता हूँ, एक अच्छी खबर है क्योंकि बताना चाहिए, एक अखबार में एक खबर निकलती है कि एक बिदरू में एक मनचला करके एक गांव पड़ता है जहां पर जो बच्चे हैं, वहां के बच्चे प्राथमिक विद्यालय में जाने के लिए एक मेड़ का सहारा ले रहे थे। उनके
पास में कोई भी सड़क नहीं थी जिसके पास जो बच्चे हैं वो गिर भी जाते थे। खेतों में आप जानते हैं जिस तरीके से मेड़ होती है, पतली मेड़ें होती है, वहां से बच्चे प्राथमिक विद्यालय में जाते थे। लेकिन जिस समय पर ये खबर प्रकाशित की गई, उसके आप सुबह अखबार आता, उसके बाद में लगभग 2 घंटे के अंदर ही वहां पर टीम पहुंच जाती है और टीम वहां की जांच करती है और ये बता दिया जाता है, जानकारी दे दी जाती है सभी को कि 1 महीने के अंदर ही उस सड़क का निर्माण कर दिया जाएगा। और जिसके कारण कहीं न कहीं जो वहाँ के ग्रामीण हैं, जो वहाँ के बच्चे हैं, काफ़ी उनमें खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है और लगातार जिलाधिकारी को धन्यवाद भी दे रहे हैं कि जिस तरीके से अभी तक काफ़ी समय हो गया था, उनको एक पगडंडी के सहारे जाना पड़ता था, लेकिन अब 1 महीने के अंदर जब सड़क का निर्माण हो जाएगा, वहाँ पर जो लेखपाल है उनको कह दिया गया है कि जो एक नक्शा है वहाँ का बना करके जाओ और 1 महीने के अंदर इस पूरी सड़क का निर्माण कर दिया जाएगा। बिल्कुल अवनीश, एक बहुत अच्छी पहल है और जिलाधिकारी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। देखिए, हर आदमी को या कहते हैं हर जिलाधिकारी को सीखने की जरूरत है कि किस तरीके से एक अधिकारी और हर एक चीज को बारीकी से देखता है। खबर बहुत सारी छपती है अखबार में, लेकिन बहुत सारे लोग भूल जाते हैं या उस खबर पर कुछ काम करने की नहीं सोचते हैं। लेकिन जिस तरीके से जिला अधिकारी ने इस खबर को संज्ञान में लिया और संज्ञान में लेते ही उसने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आप जाकर के इसका निर्माण कराएं, और जैसे उसके बाद ही कि इस तरीके की निकल करके खबर आ रही है कि अब 1 महीने के भीतर वहां पर रोड का निर्माण हो जाएगा। लेकिन सवाल यही है अवनीश कि क्या एक अधिकारी पूरे सिस्टम को बदल सकता है? क्या उनके नीचे अंडर के जो कर्मचारी हैं, क्या जो उन्होंने डेडलाइन दी है, क्या 1 महीने के भीतर वो वहां पर सड़क का निर्माण करा लेंगे? कई ऐसी खुद जो जिलाधिकारी जो पहुंचे हैं वहां पर, उन्होंने भी कई ऐसे निरीक्षण किए, औचक निरीक्षण किए और जो कार्य 2015 के थे वो अब तक अधूरे पड़े हुए हैं। तो क्या उम्मीद उनसे लगाई जा सकती है कि जो अधिकारी हैं उस बात की सुनेंगे? सुनने में आया कि कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं एक्सीएल लेवल के जो डीएम की बात नहीं सुनते हैं, ऐसा हमने सुना है। और इस तरीके की बातें तमाम निकल करके सामने आती। कुछ विभागों के अधिकारी मनमाने या कहते बड़बोलेपन के साथ साथ कहते जाओ जिससे कहना कह दो। तो क्या अधिकारी संज्ञान लेते हुए जो जिस टाइम का जो डेडलाइन दी है 1 महीने के भीतर सड़क, क्या आपको लगता है कि कानपुर में अधिकारी उनकी सुनेंगे और 1 महीने के भीतर इस तरीके का निर्माण कर लिया जाएगा? देखिए अखन बिल्कुल आपको बता दें जिस तरीके से लगातार जिलाधिकारी जो हैं जितेंद्र सिंह कार्य कर रहे हैं, कहीं न कहीं बेहतर कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं और जो कानपुर की जनता है वो भी उनके कार्य की सराहना लगातार कर रही है। लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। अभी एक जो एक सर्वे होता है, सर्वे में जो एक रिपोर्ट आती है कि जो रैंकिंग है, जो आईजीआरएस की रैंकिंग है उसमें जिला कहाँ जा रहा है, तो लोगों की समस्या को सुना जा रहा है और कई सारे जो कार्य हैं किए जा रहे हैं। उसके बाद में भी जो कुछ ऐसे लापरवाह रहे जो एक रैंकिंग जो थी वो रैंकिंग में कहीं न कहीं गिरावट हुई है। रैंकिंग जो है कहीं न कहीं जो कम होनी चाहिए थी वो बढ़ गई है। जो रैंकिंग लगभग 8-10 रैंकिंग और ऊपर जो है कानपुर चला गया था, जो कि कम होना चाहिए था जिस हिसाब से जिलाधिकारी कार्य कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि लचर व्यवस्था के चलते कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने मनमाने ढंग के चलते कार्य नहीं करते हैं और एक सरकार के साथ-साथ जो मौजूदा समय में जो अधिकारी होता है उसकी कहीं न कहीं छवि खराब करने का कार्य करते हैं। लेकिन जिस तरीके से, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का मामला है और एक प्राथमिक विद्यालय की सड़क बननी है, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से सरकार भी लगातार कार्य कर रही है तो इस पर कहीं न कहीं एक कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी अगर इस तरीके का कार्य नहीं किया जाएगा। फिलहाल जो अपनी रिपोर्ट है वो ऊपर जिलाधिकारी जरूर भेजेंगे अगर इस तरीके का कार्य नहीं किया जाएगा। फिलहाल कार्य किया जाएगा और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि क्योंकि ये बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है तो इसमें कोई लापरवाही नहीं होगी। लेकिन अगर कोई लापरवाही होगी तो उस पे कड़ा एक्शन सरकार को भी लेना चाहिए। ये उम्मीद जो है बिल्कुल अवनीश, लेना भी चाहिए। और देखिए, जिला अधिकारी अगर एक्टिव है तो लगातार काम करना प्रयास करें जनता के हित के लिए। लेकिन कुछ लचर, जो कहते हैं ना, लचर व्यवस्था में लाचार कर्मचारी हैं, ये लाचार हैं। इन लोगों की लाचारगी साफ साफ देखते हैं क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के साथ एक बड़ी दुविधा, और कहते हैं कि उनके पास लगता है कि काम ना करने के लिए उनको तनख्वाह मिलती है। ठीक है, लेकिन आपके पास समय है, अब डेडलाइन है, देखते हैं कि 1 महीने में खबर जरूर दिखाएंगे कि 1 महीने के भीतर अगर निर्देशित किया गया कि सड़क बन जाए तो देखते हैं कितने महीने बन जाती है। अगर 1 महीने बन जाती है तो बहुत शाबाशी की बात हुई, काबिले तारीफ होगी कि अधिकारियों ने अपने जिलाधिकारी या शासन प्रशासन की मंशा को है उन्होंने उतारा जमीन पर। देखने वाली बात होगी। लेकिन अवनीश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए प्रतापगढ़ से, कंटिन्यू करिए ज्ञानेंद्र।
बिल्कुल देखिए अखंड, मैं राजा भैया की बात कर रहा था और राजा भैया की बात जिस तरीके से लगातार चर्चाओं में लास्ट सैटरडे के बाद से रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया कुंडा के विधायक हैं और लगातार चर्चाओं में बने हैं। भावनी सिंह उनकी धर्म पत्नी, जो कि पारिवारिक मसले के तहत उनका तलाक का मुकदमा भी दिल्ली के कोर्ट में चल रहा है, साकेत कोर्ट में चल रहा है। और उसके बाद कुछ सालों बाद एक मुकदमा दर्ज हुआ है, एफआईआर हुई शुक्रवार को और शनिवार से पूरा मामला हाईलाइटेड हुआ। अब भावनी सिंह की बेटी रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की सुपुत्री, सबसे बड़ी सुपुत्री, अपने ही पिता के खिलाफ में और मां के पक्ष में अब दिखाई दे रही हैं। उन्होंने एक्स हैंडल पे साफ तौर पे लिखा है कि आप मेरे नाना नानी को बदनाम मत करिए, मेरे ननिहाल को बदनाम करने के, एक तरीके से कहा जाए कि राजा भैया के काफी करीबी कहे जाने वाले और प्रतापगढ़ से एमएलसी, उत्तर प्रदेश के एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी के ऊपर निशाना साधा है, क्योंकि उन्होंने एक्स हैंडल पे ट्वीट किया था। फिर उसके बाद अब ट्वीट वार शुरू हो चुका है। मैं आपको बिल्कुल राजा भैया की बेटी के बारे में बता दूं कि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की बेटी राजेश्वरी नाम है, सबसे बड़ी सुपुत्री है राजा भैया की। और उसके बाद उनके दो बेटे हैं, फिर 2003 में एक सुपुत्री हुई थी, 1996 में दो जुड़वा बेटियां पैदा हुई थी, जिसमें से एक की मौत हो गई थी। फिर उसके बाद दो जुड़वा बेटे पैदा होते हैं, फिर 2003 में एक बेटी। राजेश्वरी के बारे में बता दूं कि 2018 में स्वर्ण पदक इन्होंने शूटिंग में जीता था। राजा भैया के पूरे अगर कहा जा सकता है तो शूटिंग में काफी आगे कही जाती हैं। और रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया कई बार कई इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि शूटिंग का उन्हें काफी शौक है, तो उनकी सुपुत्री को भी शूटिंग का काफी शौक है। उन्होंने अपने बेटी हाउस में भी शूटिंग का एक पूरा वॉर रूम बनाया हुआ है, पूरा वहां पे शूटिंग की जाती है। तो राजा भैया इन सब चीजों के शौकीन है, लेकिन उनकी सुपुत्री भी शौकीन है। लेकिन अब अपने माँ के पक्ष में उतर जाना और अपने नानी के पक्ष, फिलहाल अभी बस्ती घराने से ऐसा कोई भी बयान तो नहीं आया है सामने, ना रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया। मैंने आपसे कल भी कहा था कि किसी की माँ को नहीं उतारना, आपका पारिवारिक मसला है, क्योंकि अब ये पारिवारिक मसला जो है पूरे प्रदेश में चर्चाओं का विषय बना हुआ है कि आखिर इस घराने में चल क्या रहा है। कहा जाता है कि प्रतापगढ़ राजघरानाओं का घर है, यहाँ काफी राजा रहे, तो उसमें से एक राजा ये भी है। तो साफ तौर पे अब ये पारिवारिक मसला सड़कों पे आ चुका है, लोगों के जुबानों पर है। और भावनी सिंह की बेटी वो अब अपने माँ के पक्ष में उतर चुकी है। तो अब देखना होगा कि अगला कदम भावनी सिंह का क्या होता है। और राजा भैया को भी अब अपना पक्ष रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार उनके ऊपर वॉर पे वॉर हो रहे हैं, एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि ये मामला कहीं ना कहीं अब बहुत ही हाई प्रोफाइल होता चला जा रहा है। क्योंकि राजा भैया अपने आप में भी कहा जाता है कि एक टीआरपी 2013 का भी कांड राजा भैया से जोड़ा गया, 2009 आपको अच्छी तरीके से याद है, हर एक कांडों को। लेकिन उसके बाद से राजा भैया एक ऑन फील्ड रहे। लेकिन अब भावनी सिंह, क्योंकि अक्षय प्रताप सिंह ने भी कल कहा कि टीआरपी लेना चाह रही हैं भावनी सिंह, इसलिए राजा भैया का नाम जोड़ रही हैं। तो अब ये क्या चल रहा है उनके परिवार में ये बताना उचित नहीं है, लेकिन पारिवारिक मसला अब सड़कों पे आ चुका है। दूसरी खबर की बात करेंगे, उस खबर को चलने से पहले एक बयान दिखा देते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। ये सांगीपुर में एक सूचना सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि पुलिस द्वारा एक व्यक्ति के साथ मारपीट की गई है। इस संबंध में यह अवगत कराना है कि विष्णु वर्मा की ससुराल ग्राम साबरी पीएस सांगीपुर में है। वो अपनी ससुराल गया हुआ था। उसने यह आरोप लगाया कि उसी गांव के एक लड़के निखिल ने इसका मोबाइल छीन लिया है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। निखिल घर पर मौजूद नहीं था। इसके पिता से पूछताछ पर उन्होंने बताया नहीं
एवं यह आरोप लगाया है कि पुलिस द्वारा उनके साथ मारपीट एवं दुर्व्यवहार किया गया है। पिता और पुत्र पर दोनों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इस संबंध में सीओ लालगंज द्वारा मौके पर जाकर जांच की जा रही है। जांचोपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल अखंड, देखिए मेरे पास वो विजुअल है, विजुअल आपको दिखा नहीं सकता कि विजुअल में इतनी ब्लीडिंग है। आरोप ये है शंभुनाथ सिंह का कि सांगीपुर थाना के दरोगा सुमित सिंह नाम है उनका, और पहले प्रतापगढ़ में चिलविला चौकी इंचार्ज भी रहे हैं। सुमित सिंह ने इनके घर पर जाकर के काफी बुरी तरीके से इनको घायल किया। इनके सामानों को, जो घर पे सामान है, उनको क्षतिग्रस्त किए गए और फिर उसके बाद इनके साथ हाथापाई की गई। ये इनका आरोप है। फिलहाल जांच चल रही है। प्रतापगढ़ पुलिस का ऐसा पहली बार ऐसी फुटेज नहीं आई है। हाँ, ये कह सकते हैं कि इसमें फुटेज नहीं है, लेकिन उनका बयान जरूर है। वो खून से लथपथ है। आरोप लगाया है एक दरोगा के ऊपर, 2 सिपाहियों के ऊपर। जांच चल रही है। कैसी जांच चलेगी? ज्ञानेंद्र की फिर से रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तब तक हमारे साथ जितेंद्र जुड़े हुए बस्ती से। जितेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है बस्ती से? अखंड, बस्ती से बड़ी खबर की मैं बात करें तो 2 बड़ी खबर है। पिछले लगातार जिस तरह से दिखाया गया था कि आईबीसी ने उस खबर को चलाया भी था और ट्वीट भी हुई थी। फिलहाल आपको बता दें कि पहली जो खबर की मैं अगर बात करूं तो पहली वो खबर है जिस तरीके से अलीगढ़ में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में होली मनाने को लेकर जिस तरह से बवाल हुआ था। फिलहाल काफी जो है बवाल के बाद में जो है मामला जो है सुलझ गया था। लेकिन कहीं ना कहीं बस्ती के जो एक विद्यालय में सेंट जोसेफ स्कूल, एक बस्ती का बड़ा प्रसिद्ध स्कूल बताया जाता है, जिस विद्यालय में जो है जिस तरह से जो है गार्जियन के फोन पे एक मैसेज आता है कि जो है आप बच्चों को जो है होली मनाने के लिए पैसे मत दीजिए, होली नहीं मनाई जाएगी। इस तरह के जो मैसेज आया, वो जो एक तुगलकी बयान कह सकते हैं जो जारी हुआ था, कहीं ना कहीं उसको देख के जो रोष है वो बस्ती के जो हिंदू संगठनों में वो काफी देखा गया। अखंड, जिस तरीके से वो मैसेज देखा, मैसेज देखने के बाद में जो है हिंदू संगठन जो है विद्यालय के गेट पे जाके हंगामा करते हैं, वहां पे होली मनाने की एक चुनौती देते हैं। फिलहाल जो है दूसरे जो है नेक्स्ट डे जब स्कूल ओपन होता है तो विश्व हिंदू महासंघ जो है वहां पे जाता है, विद्यालय के अंदर घुस के जो है होली मनाता है। फिलहाल लेकिन जो स्कूल के जो प्रबंधक, उन्होंने एक लेटर जारी किया था, पुलिस को दिया था कि वो जो है एक होली मनाएंगे। इस तरीके से बवाल देखने के बाद में होलियां तो वहां पे मनाई गई, लेकिन अभी भी हिंदू संगठनों का ये मानना है कि एक मिशनरी स्कूल जिस तरीके से ये लगातार, क्योंकि अखंड एक सबसे बड़ी चीज मैं बताने जा रहा हूँ अखंड, की बस्ती में पहली बार उस विद्यालय में होली मनाई है। लगभग 20 से 2500 साल पुराना वो विद्यालय है जिस विद्यालय में होली मनाई है अखंड। फिलहाल अब उस विद्यालय पर कार्रवाई करने के लिए विश्व हिंदू महासंघ के जो अधिकारी है वो लगे हैं कि किसी तरह से उस विद्यालय पे कार्रवाई होती, कि जो जिस तरीके से हिंदू त्योहारों को न मनाना, ये कहीं ना कहीं अखंड बहुत बड़ा एक सवाल था जिसको हिंदू संगठन जबरियन विद्यालय में घुस के उन्होंने होली मनाया। यह सिद्ध कर दिया कि चाहे जो भी हो, कुछ भी करें आप, लेकिन जो हिंदू कहीं ना कहीं एक है वो होली जरूर मनाएगा। अखंड, जितेंद्र, ये बताइए कि जैसा कि आप बता रहे कि पहली बार उस विद्यालय में होली मन रही है और उससे पहले एक मैसेज आता है कि इस तरीके का मैसेज आता है गार्जियन के पास कि होली के लिए पैसे ना दिए जाएं। ये एक तरफ हम भाईचारे की बात कर रहे हैं और एक विद्यालय कैसे निर्णय ले सकता है कि कौन सा त्योहार मनाए या ना मनाए? क्या उस विद्यालय के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि क्या बस इस मामले में कि हम होली मनाएंगे इससे काम चल जाएगा? उसके खिलाफ तो कोई कार्रवाई बनती है ना। अगर आज के बयान, अगर जितेंद्र आज ही का बयान की बात की जाए, आज के बयान की बात की जाए कि संभल के एसपी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर किसी ने जबरदस्ती किसी को रंग लगाने की या गुलाल लगाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई कीजिएगा, मुकदमा लिखा जाएगा। और अगर एक कोई विद्यालय, अगर कहते हैं कि एक नामचीन विद्यालय वहां बस्ती का है और जिस तरीके से वहां पर होली नहीं मनाई जाती है, मैसेज बकायदा भेजा जाता है, तो क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी? और अगर कार्रवाई अब तक नहीं हुई है तो ये अपने आप में सवाल है कि अगर इस तरीके से इतनी बड़ी आबादी में अगर होली का त्योहार नहीं मनाएंगे तो क्या मनाएंगे आप? बिल्कुल अखंड, जिस तरीके से विश्व हिंदू जो महासंघ है, जो पदाधिकारी है और भी अन्य हिंदू संगठन जो लोग हैं, उन्होंने बीएसए से बारे में बात की। बीएसए ने जो है कार्रवाई करने की बात तो की, लेकिन कहीं ना कहीं 3 दिन 4 दिन लगभग बीत गया है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई होती हुई नजर आई। लेकिन कहीं ना कहीं जो संगठन है वो अभी भी एक्टिव है और विद्यालय के खिलाफ जो कार्रवाई करने की भी मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि अखंड ये भी बता दें कि लोग अपने सोशल मीडिया हैंडल से यहाँ तक की पोस्ट कर रहे हैं कि अपने बच्चे को ऐसे विद्यालय में ना पढ़ा जहाँ पे हिंदू संस्कृति का मान ही ना हो और हिंदू संस्कृति का अपमान होता हो। अखंड, कहीं ना कहीं एक तरीके से लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लोग
हिंदू संगठन जो है ये कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल किसी तरह की कोई भी कार्रवाई अभी तक जो है अधिकारियों के द्वारा देखी नहीं गई है। अखंड कैसे देखी जाएगी जितेंद्र? अगर नहीं देखी गई तो अपने आप में बहुत बड़ी लापरवाही है। अगर एक आम जनता किसी को गुलाल या रंग लगाता है तो उसके खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाएगा, और अगर एक पूरा का पूरा विद्यालय प्रशासन विद्यालय बच्चों को होली मनाने के लिए मना करता है तो उसके खिलाफ किस प्रकार का मुकदमा लिखा जाएगा? क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं बनती है? क्या उसके लिए किसी के क्या लिखित एप्लीकेशन मिलेगी तब आप कार्रवाई करेंगे? आपको स्वतः संज्ञान लेते हुए अगर इस तरीके के मैसेजेस अगर आए हैं और लगातार वहां पर इस तरीके का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, और अगर ऐसा वो मानता है विद्यालय प्रशासन की हमसे ये चूक हुई है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं बनती है? क्या कार्रवाई करें? किसका इंतजार कर रहे हैं आप? बिल्कुल अखंड, ये कहीं ना कहीं एक सवाल अभी भी खड़ा हुआ है। बाकी अभी जिस तरीके से संगठन एक्टिव है, बाकी देखना होगा कि आगे उसमें जो वो क्या रणनीति बताते हैं, किस तरीके से वाकई में कार्रवाई होती है कि नहीं होती है, तो देखना होगा। आप क्या किसी को खुला अवसर मौका दे रहे हैं किसी बड़े बवाल के लिए कि हिंदू संगठन या कोई भी संगठन जाकर के बवाल क्यों करे? अगर इस तरीके के मैसेज आए तो आपको स्वतः संज्ञान लेकर के तमाम चीजें होती हैं, आदमी कार्रवाई करता है। अभी ज्ञानेंद्र खबर बता रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस कर्मचारी वहां पहुंचते किसी बात को लेकर के, तो उन घर में जाते हैं, मारपीट हो जाती, तो मुकदमा लिख देती है पुलिस उनके खिलाफ। कौन मिला वहां पर? पुलिस नहीं लिख सकती। कई बड़े बड़े मामले होते हैं जिसमें पुलिस खुद लिखती है मुकदमा और जांच करती है। अगर जांच में सही से अगर कोई लोग दोषी पाए जाते तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। आप किसी संगठन को मौका क्यों दे रहे हैं इस तरीके की घटना घटित होने के लिए? बस्ती क्या इस देश से, इस प्रदेश से अलग है? कहाँ का हिस्सा है वो? किस तरीके से कोई मना कर रहे हैं कि आप होली नहीं मना, आप मत मनाइए, और होली मनाई नहीं जाएगी। हर जगह, हर स्कूल में, हर जगह का कल्चर है कि बच्चे अपने त्योहार को मनाते हैं। किसी भी बड़े नामी ग्रामीण स्कूल को आप देखिए, वहां हर त्योहार मनाया जाता है। ये कितना बड़ा स्कूल है कि अपनी इस तरीके की मनमानी चला रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बिल्कुल अखंड, बिल्कुल सवाल अभी भी खड़ा है कि वाकई में जो है समय बीत गया, लगभग 4 से 5 दिन मेरे ख्याल से हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी अभी तक जो है किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो बिल्कुल अखंड, ये सवाल तो अभी भी खड़ा ही है। जितेंद्र, एक बार आप कप्तान से बात करिएगा और पूछिएगा कि आखिरकार इस तरीके से एक स्कूल का जो प्रशासन है वो इस तरीके के मैसेज भेजता है और इस तरीके से वहां पर होली नहीं मनाई जाती है, इसको लेकर के आपकी तरफ से क्या कदम उठाएंगे? जरा हमारे दर्शकों को बताइएगा। आईबीसी के दर्शक भी जानना चाहेंगे ऐसे स्कूल की करतूत के बारे में। बच्चों को क्या सिखाया जाता है? बच्चे आपस में, उनको क्या मालूम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई? आप बच्चों को एक मिट्टी का छोटा सा कच्चा घड़ा है, आप उनके बीच में इस तरीके का मतभेद पैदा कर रहे हैं। वो बच्चे बड़े भी नहीं हो पा रहे, आप इस तरीके का भाव पर कहेंगे? अगर स्कूल में, विद्यालय में जहाँ सिखाया जाता है तो क्या सीख आप दे रहे हैं? आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं बनती है? एक बार कप्तान से जरूर पूछिए कि आखिरकार इतने दिन बीत जाने के बावजूद भी क्या कारण है कि उस विद्यालय के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, और जरूर अगर सक्षम अधिकारियों से बात कीजिएगा और इसके खिलाफ क्या एक्शन हुआ है वो जरूर बताइएगा हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र। दूसरी खबर पे मैं जाना चाहूंगा अखंड, बस्ती से एक दूसरी भी खबर है। मैं बता दें कि जिस तरीके से कल वो खबर बताई भी गई थी, जिस तरीके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीब बेटियों के लिए, उनके कन्याओं के लिए विवाह के लिए सामूहिक विवाह योजना लॉन्च की थी कि जिसमें जो है गरीब कन्याओं का विवाह हो। लेकिन कहीं ना कहीं अखंड बस्ती में जिस तरीके से पिछली बार कई बार हम लोगों ने देखा भी था कि जो जोड़ों की ऑलरेडी शादी हो गई थी उनको भी ले आया गया था। खबर काफी प्रकाशित हुई थी, काफी एक्टिव भी खबर चली थी, लेकिन बस्ती में अखंड एक विपरीत उसका देखते हुए मिल रहा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में एक बहादुरपुर की जो लड़की है वंदना, वो जो है 26 नवंबर को एप्लीकेशन डालती है। एप्लीकेशन उसका जो है एक्टिव है, उसका जो है पास भी हो जाता है उसको जो है। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज थी कि उसे शादी में जिस डेट को जाना था, लेकिन अधिकारियों द्वारा उसको किसी तरह से कोई भी किसी तरह ना फोन गया, ना किसी तरह से कोई वहां पे जाके बताया कि आज उसकी आपकी शादी है, आपको आने। लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की वजह से उस गरीब बेटी का विवाह अखंड पिछली बार जो सामूहिक विवाह योजना थी उसमें नहीं हुआ। लेकिन अभी जो इस रविवार की अगर इस सोमवार की अगर बात की जाए, जो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना बस्ती के सभी ब्लॉकों में हुई, इस बार भी वंदना शादी से लिए कहीं ना कहीं वो वंचित ही रह गई। अखंड वो एक वीडियो मैंने भेजा था, फिलहाल उस वीडियो को भी आप देखेंगे तो उसमें एक चीज साफ थी कि उस वीडियो में उस लड़की ने स्वयं वीडियो जारी करके उसने कहा है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत उस लड़की का विवाह कराया जाए, वो मुख्यमंत्री से स्वयं विवाह करने के लिए वे आग्रह करें। अखंड सवाल अब भी यही खड़ा हो रहा है, क्या अधिकारी जो है अपने कमीशन के चक्कर में, या कहीं ना कहीं क्या ये कह सकते हैं कि जो उस विवाह योजना के तहत उसको क्यों वंचित कर दिया गया? ऐसा मुख्यमंत्री का जो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है कि गरीब कन्याओं का विवाह हो, गरीबों का विवाह नहीं होगा, अखंड तो किसका विवाह इसका सामूहिक विवाह योजना में किया? अखंड ये सवाल अब भी कहीं ना कहीं बस्ती से खड़ा है। इस वंदना की शादी ना होना, इस पर सवालिया निशान जो बस्ती के जो अधिकारी है उनके ऊपर ये सारा जाता है। अखंड जितिन, सबसे बड़ी दिक्कत अगर खुद की बेटी की शादी होती तो नहीं भूलते, क्योंकि कार्ड छपवाने हैं, पूरा का पूरा तामझाम व्यवस्था करानी है। ये अधिकारी को क्या मालूम कि किसी एक बेटी के लिए जो निर्धन है, जिसके पास धन नहीं हो, व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, उसके लिए कितना बड़ा दिन है।
और एक बेटी की शादी कितने बड़े दिन होता है उसके पिता के लिए भी। और अगर इस तरीके से जो सरकारी कर्मचारी है इनको समझ में नहीं आता, ना जाने कौन से मिट्टी के बने हुए हैं। ना तो संवेदना बची है, ना मानवता बची है। आप लोग के अंदर थोड़ी सी भी मानवता नहीं बची है। आप पता नहीं ना जाने किस अलग आपको समझ में आएगा, कैसे आप काम करेंगे। बिल्कुल इस चीज से समझ में नहीं आ रहा है कि कोई दूसरी जगह खड़ा कर दे रहे, शाम सामान की क्वालिटी डिग्रेड कर दे रहे हो, एकदम बेकार क्वालिटी का सामान दे रहे हो, किसी का नाम ही भूल जा रहे हो। उस बच्ची की शादी है उस दिन। अरे किस लिए बनाया गया है? आप लोगों के पास इतने सारे तामझाम, अगर काम आपके पास ज्यादा हो गए और आप वर्कलोड नहीं ले पा रहे तो आप बोल दो भैया हम नहीं कर पाएंगे, हमको वीआरएस दे दीजिए, हमारे ऊपर बहुत लोड हो गया है, हमारे ऊपर पूरे जिले की ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं डाल दी गई है कि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे। अपनी तरफ से तो बता दो, और कम से कम किसी का नुकसान मत करिए। आप सरकार योजना लाते हो, सरकारी योजनाएं आप यकीन मानिए, जितेंद्र ज्ञानेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए तमाम, हम लोग हर जिले से खबरें दिखाते रहते हैं। हर जगह की अगर बात की जाए तो यकीन मानिए जो ये अधिकारी हैं, ये सरकारी जो अधिकारी हैं, इन्होंने सरकार की हर योजना पर पलीता लगाने का ही काम किया है। आप यकीन मानिए बहुत सारे लोगों को तो सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी तक नहीं होती कि इस तरीके की योजना चल रही है। वो कहते हैं कि आपको जानकारी नहीं तो आप आइए दफ्तर में, वहां से आपको जानकारी मिलेगी, हमको जानकारी दे ही नहीं पाएंगे। क्या करेगी सरकार, कहां कहां किस किस तरीके से करेंगे? जिम्मेदारी तो आपके कंधों पर दे रखी है और आप इतने बेसुध होकर के पड़े हुए कि आपको कोई मतलब ही नहीं है। आप इतनी महत्वपूर्ण चीज भूल गए, क्या अपनी बेटी की शादी भूल जाते अपनी बेटी की शादी इस डेट को है, बारात आनी की नहीं आनी है, वहां पे बताने की क्या व्यवस्था करानी की नहीं करानी है। लेकिन जितेंद्र इस मामले में भी जरूर बात कीजिएगा जिला अधिकारी से कि आखिरकार इतने लापरवाह अधिकारी हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। 26 नवंबर की अगर घटना है, आज मार्च चल रहा है, आज 12 तारीख हो गई और 12 तारीख मार्च में भी अगर अगर उस लड़की वो गुहार लगा रही है, आपको क्या कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? जो भी सक्षम अधिकारी था या कह रहे कोई कर्मचारी था, उसके खिलाफ तो कम से कम कार्रवाई करते, एक मिसाल तो पेश करते, लेकिन नहीं, कुछ होना नहीं है। ढाक के 3 पात वाली कहानी है। जरूर बात कीजिएगा अधिकारियों से जितेंद्र और पूछिएगा कि आखिरकार इस लापरवाही के पीछे कौन लोग जिम्मेदार है और जो जिम्मेदार उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। ज्ञानेंद्र कंटिन्यू कीजिए आप। बिल्कुल, देखिए अखंड बात कर रहे थे, प्रतापगढ़ पुलिस लगातार चर्चाओं में रहती है। आपको एडिशनल एसपी संजय राय की मैंने पूरी बाइट सुनवाई और किस तरीके से कह रहे हैं कि एक घटना हो गई है और साफ तौर पे मेरे पास उसका पूरा फुटेज है। फिलहाल मारपीट का नहीं है, मैं आरोप नहीं लगा सकता कि पुलिस ने ही मारा है, हो सकता है कोई और भी हो, लेकिन जो बयान है, बयान के आधार पे चलूं तो उसने सीधे साफ तौर पे उस हल्का के इंचार्ज, जो पहले चिलबिला चौकी इंचार्ज भी रहे हैं, सुमित सिंह के ऊपर दरोगा है, उनके ऊपर, उनके साथ आए 2 सिपाहियों के ऊपर आरोप लगाया है। कहा है कि ये लोग मेरे घर आते हैं। शंभुनाथ का ये बयान है मेरे पास, 2.5 मिनट का बयान है। उन्होंने कहा है कि साफ तौर पे कि सांगीपुर थाना के लोग, दरोगा, इस हल्के के इंचार्ज आते हैं, मेरे घर को पूरी तरीके से बिखेर देते हैं, सामानों को तोड़ा जाता है और फिर उसके बाद मुझे मारा पीटा जाता है। ये कहाँ का न्याय है? किस तरीके से पुलिसिंग? देखिए लगातार मैं प्रतापगढ़ पुलिस की बात करता रहा हूँ, लेकिन पुलिस अपने करतूतों से बाज नहीं आती है। कहा जाता है कि कितना भी आप इनको कह लो, कितना भी आप समझा लो, कितना भी उत्तर प्रदेश के डीजीपी आदेश कर ले, कहा जाता है ना कि मौखिक आदेश है, तो मौखिक आदेश मिलता है तब भी ये लोग शहर वासियों से, गांव वासियों से, ग्रामीण वासियों से, जो भी है श्रद्धालुओं के साथ, मैंने आपको बताया था कि महाकुंभ में बहुत अच्छी रिपोर्ट प्रतापगढ़, जौनपुर, कौशाम्बी की नहीं गई है और उसके बाद भी ऐसे कल देर रात कुछ एसआई लोगों की इन्होंने ट्रांसफर कर दिया, लेकिन अभी तक उसकी जांच ही चल रही है। केवल जांच चलेगी, कागजों पे चलेगी, महीने 2 महीने चलेगी, तब तक वो एसआई वहां पोस्टेड रहेगा। तो समझ लीजिए कि प्रतापगढ़ पुलिसिंग किस तरीके से चलती है, क्या होता है प्रतापगढ़ में, कैसे प्रतापगढ़ की पुलिसिंग होती है। काफी अपने आप को हाईटेक कहा जाता है। मेरी आपसे एक दिन बात भी हो रही थी, एक पत्रकार साथी का भतीजा खो गया था, 3 दिन लापता था। अपने आप को ये लोग बहुत हाईटेक बताते हैं, तो हाईटेक के माध्यम से ये लोग 3 दिन लगा दिए। चलिए ठीक है,
क्योंकि वो एक पत्रकार से जुड़ा हुआ था। अगर इस जगह कोई हाई प्रोफाइल नेता भी होता तो भी ये लोग इतनी ही मदद करते। सोचिए जितनी गुमशुदगी लिखी जाती होगी उसमें अभी तक इन लोगों ने न जाने कितनी गुमशुदगियों की अभी खोजबीन ही नहीं शुरू की होगी। तो साफ तौर पे ये झलकाता है कि किस तरीके से प्रतापगढ़ पुलिसिंग कितनी हाईटेक है और किस तरीके से ग्रामीणों और शहरवासियों के साथ पेश आती है। तो अभी फिलहाल जांच चल रही है, क्या कार्रवाई होगी आने वाला वक्त बताएगा। केवल कार्रवाई के ये वीडियो तो वायरल हो गया, लेकिन कार्रवाई जो की जाएगी वो वायरल नहीं होगी। क्यों वायरल होगी? वायरल करना भी नहीं है ना। इन्होंने जांच की और जांच में सिर्फ लीपापोती चलती है, ये आपको भी पता है। आप लखनऊ देख रहे हैं, पूरा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, मैं तो सिर्फ यहाँ एक छोटा सा प्रतापगढ़ जिला देख रहा हूँ। और कार्रवाई के नाम पे किया क्या जाता है ये आपसे बेटर और हम लोगों से बेटर कोई नहीं जानता है। अखंड यानी पत्रकार की हत्या हो गई, दिन दहाड़े हत्या हो गई। इतनी हाईटेक है, आप अगर इतने हाईटेक है आप लोग तो क्यों नहीं पकड़ पाए? अभी तक पकड़ पाए नहीं। किसी के घर में जाकर के पिता पुत्र के साथ बदतमीजी करना, हम कहते ठीक है, मान लेते हैं कि उन्हीं ने बदतमीजी की होगी, खुद ही अपना सर फोड़ लिया होगा, मान लीजिए। क्या पुलिस के पास क्या कोई और तरीका नहीं है कि किसी के घर पे जाकर किस तरीके की स्थितियां पैदा हो जाए? बहुत सारी चीजें आती है। अगर सवाल तो खड़े होंगे ना कि आपने उसके खिलाफ मुकदमा लिख लिया, लेकिन अगर वो लोग आपके कर्मचारियों के खिलाफ, चौकी इंचार्ज के खिलाफ लिखे तो जांच में आज किसके खिलाफ आएगी जांच? बहुत सारी ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच चल रही है। कानपुर में बहुत दिनों से जांच चल रही है, कुछ नहीं हुआ आज तक, होगा भी नहीं। सरकारें बदल जाती है, अधिकारी बदल जाते हैं, जांच वहीं की वहीं रह जाती है और किसी कोने में उस जांच के जो पन्ने होते हैं वो भी दबे रह जाते हैं। तो सबको जांच के बारे में पता है, लेकिन पुलिस को सबसे बड़ी बात है, एक अधिकार है, उस अधिकार का आप दुरुपयोग मत कीजिए। अगर कोई कार्रवाई बनती है किसी के खिलाफ तो उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। तमाम ऐसी तस्वीरें आती है जाकर के आप उसके घर पर दर दबोचने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, क्या बहुत बड़ा अपराधी है जिसके बाद जो ये आरोप लगा रहा है, जिसके खिलाफ मुकदमा लिखा जा रहा है? क्या नहीं, ये जानना चाहिए, एबीसी के दर्शक भी जानना चाहिए कौन वो लोग हैं कि पुलिस उनको पकड़ने गई थी और वो कितने बड़े अपराधी हैं जिनके खिलाफ एक और मुकदमा लिख लिया गया। बिल्कुल, देखिए छोटी सी मारपीट जैसे ग्रामीण क्षेत्र में होती है कि पड़ोसी की मारपीट या पुरानी रंजिशें चलती रहती हैं, कभी राजनीति को लेकर के, प्रधानी को लेकर के, बीडीसी को लेकर के। बहुत बड़ा नहीं था, जमीनी विवाद था, इन लोगों का आपसी झगड़ा था। उसमें शायद एक मुकदमा दर्ज किया गया था। उसके बाद ये लोग जाते हैं तो आरोप ये लोग लगाते हैं कि पुलिस ने हमारा मुकदमा नहीं दर्ज कर रही। ये लोग जो हमें अभी तक जानकारी मिली है वहाँ के लोकल रिपोर्टर के माध्यम से उन्होंने बताया कि ये लोग प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक के पास चले गए थे। उसी से ये जो दरोगा है गुस्से में था और जाके वहां पे तोड़फोड़ की। तो ये आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। मैं आपको जांच के माध्यम से बता दूं कि अब जैसे कि एसआई की जांच चलेगी, बिल्कुल मानेंगे जांच चलेगी, 2 महीने 3 महीने तक जांच चलेगी। ऐसे ही एक जांच के बारे में बता देता हूं। जब यहाँ पे शराब कांड का खुलासा हुआ था, कुंडा में शराब पकड़ी गई थी, कई टन शराब पकड़ी गई थी, 2 साल तक जांच चली थी। उसमें एक एडिशनल एसपी, आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, पीएचक्यू में पोस्टेड है, दिनेश द्विवेदी, उनको सस्पेंड किया गया था। सीओ सस्पेंड हुए थे, कोतवाल सस्पेंड हुए थे, 2 थाना अध्यक्ष सस्पेंड हुए थे, कई सिपाही सस्पेंड हुए। तब यहाँ पे एडीजी प्रेम प्रकाश थे, अभी रिटायर हो चुके हैं, वो उन्होंने इस पूरे कांड का खुलासा कराया था। 2 साल तक, 2.5 साल तक आप जांच कर रहे हैं, जांचें ऐसी रहती है। जांच कभी भी, उस जांच में क्या हुआ, हम लोगों को खुद काफी दिनों बाद पता चला कि एक को बर्खास्त कर दिया गया है, एडिशनल एसपी को क्लीन चिट दे दी गई है, सीओ को क्लीन चिट दे दी, उसमें एक थाना अध्यक्ष को जो है बर्खास्त किया गया था। तो जांचें 2 साल तक चलेंगी, वो भी केवल एक जो है रूप होता है। आपको भी पता है कि अधिकारियों के जो नीचे कर्मचारी जो उनके ऑफिस में बैठते हैं, जांचों के नाम पे क्या करते हैं, ये आपको भी पता है कि आज साहब नहीं बैठे, कल आइएगा, तो उसके बाद क्या होता है ये आपको भी पता है। सिर्फ जांच चलनी है, जांच में कहीं क्लीन चिट दे दी, क्योंकि मारपीट का वीडियो है नहीं, तो ये मैं आज आपके साथ दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस दरोगा को क्लीन चिट दी जाएगी। आरोप कोई भी लगा सकता है, मैं भी आपके ऊपर आरोप लगा सकता हूँ या किसी के ऊपर भी आरोप लगा सकता हूँ, तो आरोप कोई भी लगा सकता है साफ तौर पे। और ये गारंटी से कह सकता हूँ कि एसआई सुमित सिंह को क्लीन चिट दी जाएगी, उस मुकदमे में एफआईआर होगी, चार्जशीट होगा, देखते रहिएगा। और
जो बेकसूर होगा उसको भी कहीं ना कहीं इस मुकदमे को झेलना पड़ेगा, सालों तक झेलेंगे, उनके बेटे तक झेलेंगे। अखंड। ज्ञानेंद्र, देखिए ऐसा है ना कि ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति, आप किसी के साथ प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते, किसी को धोखा देने का काम करते, नुकसान पहुंचाते हैं, आप बच जाएंगे, लेकिन प्रकृति अपना बदला अपने हिसाब से लेती है। अभी एक खबर आपके बगल उन्नाव से ही बताता हूँ, एक दीवान जी अभी 5 महीने पहले प्रमोट होकर के दरोगा बने हैं। अभी उनको एसीबी की टीम ने 5,000 रुपए रिश्वत देते हुए गिरफ्तार किया, कॉलर पकड़ के पूछते में लेके गए। दरोगा जी थे, पहले हुल दे रहे थे, बाद में पता एसीबी की टीम है तो गिराने लगे। तमाम ऐसी तस्वीरें आती है। तो देखिए, प्रकृति अपने हिसाब से बदला लेती है। पुलिस सहयोग के लिए है, आम जनता के लिए और हम सभी लोगों के लिए। और अगर पुलिस ही सहयोग के नाम पर पुलिस, अगर आप कहते हैं ना कि पुलिस आपके खुन्नस के नाम पर, जैसा कि आपने बताया, खुन्नस या किसी भी प्रकार से अगर किसी को प्रताड़ित करती है, मारपीट करती है, उसके साथ गलत काम व्यवहार करती है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, आरोप के हिसाब से कह रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं, लेकिन अगर ये कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आप डरिए, अगर आपको लगता है कोई नहीं, अगर यहाँ पर कोई फंसेगा नहीं, तो ऐसा नहीं है। बिकरू कांड में देखे थे ना, जो वहां पर जो लोग जिन्होंने मदद की थी, क्या हुआ उनके साथ, क्या हुआ। तो हमेशा डरिए, और अगर आप हिम्मत समझिए कि मेरे पास अधिकार है और मैं अधिकारों का अपना इस तरीके से दुरुपयोग करूंगा, जिसके ऊपर मन जो मन आएगा मैं वो करूंगा, क्योंकि जब प्रकृति अपना बदला लेगी तो आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे और ना ही अपना बचाव कर पाएंगे। फिलहाल क्या कार्रवाई होती है देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए ज्ञानेंद्र। उन्नाव जिले से आपको खबर बताई दी गई, लेकिन संभल से भी एक बड़ी अपडेट दे दें आपको। हाईकोर्ट ने जो वहां की मस्जिद है उसकी बाहरी दीवारों की रंगाई पुताई की इजाजत दी है। साफ सफाई की बात पहले ही कही थी, लेकिन किसी भी तरीके से किसी भी वहां पर जो भी वहां की दीवारें उससे छेड़छाड़ की मनाही है, लेकिन बाहरी दीवारों को वो पेंट करा सकते हैं, क्योंकि इस तरीके की वकील ने दलील दी थी कि हर साल रमजान के महीने पर हम लोग वहां पर रंगाई पुताई का कार्यक्रम करते हैं, जिसको देखते हुए हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने आदेश दिया है और रंगाई पुताई की इजाजत दे दी गई है बाहरी दीवारों के लिए। और लाइटनिंग की भी, अगर आप लाइटनिंग लगाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरीके की कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। एक बड़ी खबर है और सबसे बड़ी बात है कि संभल लगातार सुर्खियों में बना हुआ है हिंसा के बाद से ही, और अभी रमजान में और जुमे की नमाज को लेकर, होली को लेकर के तमाम वहां के जो बयान है वो अभी तक सुर्खियों में बने हुए हैं। लेकिन एक बात और बता दें, हमने जैसा बताया था, फिर से एक बार अपडेट कर देते हैं कि संभल के एसपी के बिश्नोई ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने जबरदस्ती किसी को रंग या गुलाल लगाने की कोशिश की और अगर उसकी शिकायत नजदीकी पुलिस चौकी पर हुई तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और हम लोग ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करेंगे। पूरे प्रदेश में होली और रमजान के जो त्योहार चल रहा है, जुमे की जो नमाज है, उसको सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाया जाए, इसको लेकर के तमाम जो धर्मगुरु हैं वो पहले से ही अपील करते चले आ रहे हैं। इसलिए आप सभी लोग इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि जो रंग नहीं खेलता है उसे जबरदस्ती रंग लगाने की कोशिश ना करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और सतर्क है। चाहे राजधानी की बात की जाए या समूचे उत्तर प्रदेश की बात की जाए, पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और ऐसे शरारती तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि होली के इस पावन त्योहार पर और रमजान के महीने में जो जुमे की नमाज है, भाईचारे के साथ आपसी सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने का काम करें। कोई भी ऐसी हरकत ना करे जिससे कि उत्तर प्रदेश पुलिस आपका इलाज करे। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।